ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, डुबकी लगाकर घिरे अखिलेश यादव। दरअसल हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आज जो 26 जनवरी की परेड थी, उस परेड में भी महाकुंभ की झांकी देखने को मिली। तीर्थराज के आंगन में झूम रहे हैं साधु संत, जन पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्य महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक। देखिए, और आज ही अखिलेश यादव महाकुंभ में पहुंचे और एक दो नहीं 11 डुबकियां लगाई अखिलेश यादव ने। क्यों 11 डुबकी लगाई आपको दिखाऊं, पहले देखिए जरा अखिलेश की 11 डुबकी। ये 2 3 इस तरह से अखिलेश ने 11 डुबकी लगाई है। तीसरी डुबकी उनकी, ये चौथी डुबकी अखिलेश यादव की आप देख रहे हैं। 5वीं डुबकी ये अखिलेश यादव 6ठी डुबकी लगा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने 11 डुबकी लगाई है। 7वीं, ये 8वीं डुबकी और ये 9वीं डुबकी, 10वीं और ये 11वीं डुबकी। इस तरह अखिलेश यादव ने 11 डुबकी महाकुंभ में लगाई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अखिलेश यादव अकेले नहीं पहुंचे थे। अखिलेश अपने सुपुत्र अर्जुन के साथ पहुंचे थे, अर्जुन यादव के साथ महाकुंभ में पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी डुबकी लगा चुके हैं। बाबा पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा रहे थे और अखिलेश से सवाल पूछा जा रहा था कि आप कब पहुंचेंगे डुबकी लगाने। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम और पूर्व सीएम दोनों की डुबकी। पहले योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई और अब अखिलेश यादव डुबकी लगाने पहुंचे। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन नहीं है पूरी। और नहीं मानता, ये वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। तो बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। जो गंगा स्नान कराए होंगे उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। मुख्यमंत्री जी को 2 डिप्टी सीएम हाथ पकड़ करके ले जाकर के डुबकी लगवाएंगे। महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। जो अखिलेश अब तक योगी के महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे और अब अखिलेश खुद संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। अखिलेश ने 1 2 नहीं 11 बार संगम में डुबकी लगाई। आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं, मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। अखिलेश अब बीजेपी के निशाने पर हैं। उनके वार अब विरोधियों के हथियार बन गए हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव के लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि अखिलेश अब अपनों उसके सवालों से ही घिर गए। सबसे पहले सवाल कर रही है अखिलेश की छोटी बहू अपर्णा यादव। देखिए क्या कह रही है। सीएम योगी के बाद अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई आज। इससे पहले योगी ने महाकुंभ पर अखिलेश को घेरा था। अयोध्या के बाद महाकुंभ को बदनाम करने का आरोप लगाया। मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव से पहले यह डुबकी हुई है। देखिए अपर्णा क्या कहनी। अपर्णा यादव कह रही है, हर चीज में कोई ना कोई कमी निकालना बहुत आसान है। मैं कल खुद महाकुंभ गई थी, हमें महाकुंभ में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। हर व्यक्ति को गंगा स्नान करना चाहिए। महाकुंभ में हर सनातन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। यह हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन का प्रतीक है। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। हमें उम्मीद है कि अखिलेश यादव को अब मानसिक शांति मिलेगी। गंगा और संगम में स्नान करने के बाद मानसिक शांति मिलती है। उम्मीद है कि अब अखिलेश का मन भी शांत होगा। पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव कुंभ को लेकर बेबुनियाद और गलत बयानबाजी कर रहे थे। ब्रजेश पाठक साहब कह रहे हैं, डिप्टी सीएम अखिलेश यादव पूरी तरह से डिरेल्ड है।
उन्हें पता नहीं है कि यह अविस्मरणीय अद्भुत महाकुंभ हो रहा है। भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव केवल गलत रास्ते पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कोविड के दौरान ऐसा किया था, उन्होंने कहा था वो टीकाकरण नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर मुलायम सिंह ने टीका लगवा लिया। बस इतना ही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। तो अखिलेश यादव महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे तो अखिलेश अब तक बीजेपी और सरकार पर हमलावर थे, आज सरकार और बीजेपी की बारी थी। सुनिए। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। महाकुंभ में तो देखिए नहाना ही चाहिए हर सनातन व्यक्ति को। अच्छा किया, मैं तो बोलती आ रही हूँ। कल भी मैंने ये बात जब स्नान करा था, मैंने कल भी बोला था, जब मुझसे पूछा गया कि भाई और लोग नहाने क्यों नहीं आ रहे हैं, स्नान करने क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने यही बात बोली थी कि भाई हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। और ये जो है हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन का प्रतीकात्मक चिन्ह है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए, अंत में आपको वहीं आना पड़ा। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे, कुंभ को लेकर के लोगों को डराना बंद करेंगे और कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ में शायद आज कुछ शब्द लिखेंगे। समाज को गुमराह करके इस प्रकार से अपना एजेंडा सेट करते हैं और हमेशा इस प्रकार की जो वातावरण बनाने का काम करते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि वो देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश यादव जी की मानसिकता जो अब तक रही है, सनातन को हमेशा गाली देने की, या इंडी गठबंधन के लोग जो सनातन को उल्टा सीधा बोलते हैं उनके लिए सपोर्ट करने की, तब आज उन्हें गंगा मां सद्बुद्धि शायद जरूर देगी। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव की डुबकी सुर्खियों में है। अखिलेश यादव खुद मीडिया कैमरों के सामने आए और उन्होंने कहा 1-2 बार नहीं, 11 बार उन्होंने डुबकी लगाई है। तो आइए आपको बताऊं कि आखिर अखिलेश यादव ने डुबकी 11 बार क्यों लगाई है और 11 बार डुबकी का मतलब क्या है, कितनी बार महाकुंभ में, संगम में डुबकी लगाई जाती है और क्या मायने हैं कितनी नंबर डुबकी लगाने के। महाकुंभ में डुबकी का अपना खास महत्व है। महाकुंभ में 3 बार डुबकी लगाना शुभ और लाभकारी है। 3 डुबकियों का संबंध तीनों लोकों, भूत, भविष्य और वर्तमान से है। हिंदू धर्म में 3 बार डुबकी लगाना त्रिदेव और त्रिमूर्ति का प्रतीक है। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश से है। त्रिमूर्ति का मतलब सृष्टि, पालन और संहार से है। यह आत्मा, मन और शरीर की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। पहली डुबकी शरीर की शुद्धि और बाहरी अशुद्धियों को दूर करती है। दूसरी डुबकी मन की शुद्धि और मानसिक अशांति दूर करती है। तीसरी डुबकी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है। कुछ लोग महाकुंभ में 5 डुबकी भी लगाते हैं। कोई 5 डुबकी लगाता है तो उसमें 3 डुबकी जो है वो त्रिदेवों के लिए है, 1 डुबकी इष्ट देव और 1 डुबकी पूर्वजों को समर्पित हो जाती है। अखिलेश ने 5 नहीं 11 डुबकी लगाई है और मन्नत अगर मानी है आपने तो मन्नत की स्थिति में 11 डुबकी लगाई जाती है। मन्नत मांगने की स्थिति में 21 और 51 डुबकी भी लगाते हैं। अब ये अखिलेश यादव ही बताएंगे कि उन्होंने मन्नत मानी थी, क्या मन्नत थी, कौन सी मन्नत थी जब उन्होंने 11 डुबकी लगाई है। लेकिन सुनिए जरा, महाकुंभ में जो भक्त और श्रद्धालु आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं अखिलेश के आकर स्नान करने पर, क्योंकि अखिलेश महाकुंभ पर पहले सवाल उठा रहे थे। सुनिए। पहला क्वेश्चन तो मेरा उनसे ये है कि वो खुद से मुआयना करने आए थे और आए थे तो आई होप कि वो अपने स्टैट्स खुद क्लियर कर ले। मैं अखिलेश यादव जी को कहूंगी कि अगली बार ट्रेन से आ जाएं। मैं चैलेंज देती हूँ कि अगली बार आप ट्रेन से आइए, अब पता चल जाएगा उनको उनका आंसर मिल जाएगा। फिर जो उन्होंने पब्लिकली ये सब क्लेम्स किए हैं कि ट्रेन खाली आ रही है, आई वुड लाइक कि वो उन क्लेम्स को खुद ही फिर झुटलाएं।
वो खुद अपने आंकड़े पेश करे, वो व्लॉगिंग कर ले, सब कुछ तो चलता है। इतने मॉडर्न है वो, इतने यूथ के लीडर बनते हैं, तो व्लॉगिंग कर ले। वो तो पहले भी बोलते थे कि वैक्सीन बीजेपी की है, बाद में वैक्सीन चुप्पे से लगाए कि नहीं लगाए, तो उसी तरह कुंभ में भी नहा रहे हैं जाके। तो इसीलिए वो अपना पाप धुलने आए हैं, अपने पार्टी का पाप धुलने आए हैं। अब पाप इससे धुलेगा नहीं, वो जो सनातन के बारे में इधर उधर बोलते हैं वो बोलना भी उनको बंद करना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगा, अगर दिल से लगा होता प्रयागराज में तो वो आते पहले यहाँ ना कि हरिद्वार पहुँचते नहाने के लिए। और अब आपको बताऊं, अखिलेश यादव पहुंच गए और कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियत है जो महाकुंभ में पहुंचने वाली है डुबकी लगाने के लिए। देखिए जरा, प्रधानमंत्री कब जाएंगे, गृह मंत्री कब जाएंगे। अब 27 तारीख को यानी कल गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीख है 5 फरवरी, 5 तारीख को पीएम मोदी जा सकते हैं। और अजय राय, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय 5 तारीख को ही वो भी जाएंगे। राहुल गांधी भी फरवरी में जाना है, लेकिन तारीख तय नहीं है, 26 फरवरी तक महाकुंभ है। प्रियंका वाड्रा को भी फरवरी में जाना है, लेकिन उनकी भी तारीख अभी तय नहीं है। और हरियाणा कैबिनेट पूरी जाएगी, जैसे योगी कैबिनेट गई थी, हरियाणा कैबिनेट 7 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाएगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ट्रंप अमेरिका में जब से राष्ट्रपति बने उन्होंने जो बवाल किया हुआ है पूरी दुनिया में अपने फैसलों के बाद, चारों तरफ हड़कंप है कि ये ट्रंप क्या कर रहे हैं। यूनुस को अब निपटाने की बारी आ गई, जिसका इंतजार था बेसब्री से कि यूनुस जाए तो बांग्लादेश में शांति आए। और अब ट्रंप ने ऐसे ही तैयारी कर ली है। यूनुस के लिए बुरी खबर आ गई है, क्योंकि पिछले दिनों जो आपने अगली तस्वीर में दिखाऊं मैं आपको, देखा हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही थी, भारत बोल रहा था, बाकी दुनिया सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रही थी कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए और गलत है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, यूनुस दरअसल बाइडेन के करीबी थे और उनके लाडले थे। बाइडेन चले गए हैं और अब आ गए हैं ट्रंप। ट्रंप के आने के बाद क्या हुआ, अगली तस्वीर देखिए। विदेश मंत्री पहुंचे अमेरिका, भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री से मिले और मिलकर ये बात कह चुके हैं वो कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो रुकना चाहिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए और अब एक और फैसला है, वो फैसला ये कि बांग्लादेश का पूरी तरह से हुक्का पानी बंद होगा। बांग्लादेश को जो अमेरिका मदद कर रहा है वो पूरी तरह से बंद होगी, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो वाकई डरा देने वाला है। जो बाइडेन नहीं कर सके वो शपथ लेते ही ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप मोदी से दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर दुनिया ने चुप्पी ओढ़ी हुई थी। अब ट्रंप ने बांग्लादेश की दुकान बंद कर दी है। अमेरिका ने यूनुस के दाना पानी पर रोक लगा दी है। यूनुस बाइडेन के लाडले थे, आंखों का तारा थे। शेख हसीना को हटाकर यूनुस को बाइडेन ने बिठाया। कट्टरपंथी हिंदुओं के घर जलाते रहे और अमेरिका अब तक तमाशा देख रहा था। लेकिन अब ट्रंप ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने यूनुस को मिलने वाली मदद पूरी तरह से रोक दी है। बांग्लादेश का हाल अब पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। अब देखिए जरा, बांग्लादेश जो अब तक मनमानी कर रहा था, उसको लग रहा था पाकिस्तान ही उसका आका है, पाकिस्तान ही बचाएगा, वही संभालेगा। लेकिन अमेरिका ने अब पूरी तरह से दुकान बंद करने की तैयारी कर ली है। देख रहे हैं, लिख दिया है ट्रंप ने, दाना पानी बंद। अमेरिका में सरकार बदलते ही यूनुस सरकार को झटका लगा है। बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर तत्काल रोक लगा दी गई है। अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद ट्रंप एक्शन में आ गए और बांग्लादेश का कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर जो था, ग्रांट और कोऑपरेटिव एग्रीमेंट बंद करने का आदेश दे दिया है। यानी हर तरीके की मदद बंद। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद पर भी रोक लगा दी है। 90 दिनों के लिए फिलहाल ट्रंप ने रोक लगाई और आगे भी रोक बरकरार रहेगी अगर नहीं सुधरे। सब्सिडी और समझौते तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया। ट्रंप ने इसको लेकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है। दरअसल यूनुस को बाइडेन का करीबी माना जाता है।
ट्रंप और उनकी टीम यूनुस को बाइडेन समर्थित नेता मानते हैं। अमेरिका यूनुस सरकार को हटाने के लिए विकल्प की तलाश में है। ट्रंप प्रशासन ने अगले महीने होने वाली बैठक में बीएनपी नेताओं को बुलाया है, यानी इनके देश की जो पार्टी है बीएनपी, उनके नेताओं को बुलाया गया है। अमेरिका बांग्लादेश में जल्द नई सरकार के लिए चुनाव चाहता है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद यूनुस ने सत्ता संभाली, लेकिन अमेरिका में सरकार बदलने के बाद बांग्लादेश की टेंशन अब बढ़ गई है। यह है बांग्लादेश की टेंशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अमेरिका गए तब उन्होंने वहां जाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पर बात की थी। सुनिए। हाँ, हमने बांग्लादेश पर चर्चा की। मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में ज्यादा जानकारी देना उचित होगा। तो ट्रंप अपने फैसलों के लिए जाने जा रहे हैं। ट्रंप एक नई प्लानिंग के साथ ट्रंप आए हैं। वो प्लानिंग है कि इजराइल को लेकर जो बवाल है, इजराइल और गाजा का, इसे कैसे निपटाया जाए। तो ट्रंप ने इसका हल, इसका सॉल्यूशन भी खोज लिया है कि इजराइल और गाजा का परमानेंट सॉल्यूशन, अस्थाई हल क्या है। ये आप देख रहे हैं गाजा की हालत क्या है। पूरा गाजा खंडर बन चुका है। इमारतों की हालत आप देख रहे हैं, रहने लायक इमारत नहीं बची है। तो ट्रंप चाहते हैं, पहले तो उन्होंने जंग रुकवाई, जंग रुकने के बाद बंधक छोड़े गए, तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी बंधकों की जो खेप है वो छोड़ी गई है। ये इजरायली बंधक जो हमास के कब्जे में थे उन्हें रिहा किया है। अब आइए मैं आपको दिखाऊं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप ने क्या हल निकाला है। इजराइल और गाजा की लड़ाई का परमानेंट हल क्या है। ये आप मैप देख रहे हैं। ये मैप है इजराइल और ये गाजा है, लाल रंग से जो आप छोटा सा देख रहे हैं। ट्रंप का कहना है गाजा में जितने भी फिलिस्तीनी रह रहे हैं इन्हें यहां से हटा दो और ये गाजा जो है ये इजराइल को सौंप दो, यानी पूरा हिस्सा इजराइल के पास आ जाए, गाजा का भी। यहां से फिलिस्तीनियों को हटा दो। ये कैसे होगा? ये ट्रंप का प्लान क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? दरअसल फिलिस्तीनियों को हटाकर कहां भेजा जाएगा, जो गाजा में रह रहे हैं वो उसका तरीका भी बता रहे हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं वो, कि कहां भेजा जाए इन लोगों को जो गाजा में है इस वक्त, लाखों की आबादी। ट्रंप का कहना है गाजा के इर्द गिर्द है जॉर्डन और मिस्र। ट्रंप कह रहे हैं गाजा में जितने लाखों फिलिस्तीनी रहते हैं इन्हें यहां से मिस्र और जॉर्डन में शिफ्ट कर दिया जाए और गाजा का हिस्सा इजराइल को दे दिया जाए। लेकिन यह होगा कैसे? कैसे करेंगे ट्रंप? आपको बताऊं क्या है उनका प्लान और इसके लिए उन्होंने क्या तैयारी की है। यह गाजा की तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रंप इस गाजा को नेतन्याहू को सौंपना चाहते हैं, इसकी जमीन। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का यही इजराइल प्लान है। गाजा को इजराइल में शामिल कराने का लक्ष्य है। जॉर्डन और मिस्र से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपील की है कि गाजा से और अधिक फिलिस्तीनियों को आप ले जाइए। इजराइल के सैन्य हमले ने मानवीय संकट पैदा कर दिया है। इजरायली हमले में गाजा में हजारों लोगों की दरअसल जानें गई। युद्ध के कारण लगभग पूरी आबादी विस्थापित हो गई। गाजा में भूख का संकट पैदा हो गया है। दरअसल ट्रंप इजराइल का विस्तार चाहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी ट्रंप ने इसे दोहराया था। ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से बात की। मैंने उनसे कहा मैं चाहूंगा कि आप और अधिक काम करें क्योंकि मैं अभी पूरे गाजा पट्टी को देख रहा हूं। ये एक गड़बड़ है, एक वास्तविक गड़बड़ है ये। मैं चाहूंगा कि वो लोगों को ले जाएं। मैं चाहता हूं कि मिस्र लोगों को ले जाए। अगर मिस्र और जॉर्डन अमेरिकी राष्ट्रपति का सुझाव मान लेते हैं तो एक दिन गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा। दूसरी पारी में ट्रंप इजराइल पर बेहद मेहरबान भी है। 200 पाउंड के अमेरिकी बम भी इजराइल को मिलेंगे। बाइडेन ने पिछले साल इस पर बैन लगा दिया था। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही सप्लाई से रोक हटा ली है। बाइडेन ने भारी बमों की सप्लाई पर रोक जो थी वो दरअसल लगा दी थी बाइडेन ने उस वक्त। अब बात यह है कि ट्रंप जो फॉर्मूला सुझा रहे हैं, जो सूत्र ट्रंप दे रहे हैं, क्या वो मुमकिन है? हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब जुड़ रहे हैं। सचदेवा साहब, मेरा सवाल ये,
क्या यह मुमकिन है कि गाजा से सारे फिलिस्तीनियों को हटाकर जॉर्डन और मिस्र में शिफ्ट कर दिया जाए और इजराइल को पूरा गाजा दे दिया जाए? यह संभव है या काल्पनिक लगता है आपको? देखिए, ट्रंप जो है ये गाजा को, इसकी रिकंस्ट्रक्शन को एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नजर से देख रहा है। इससे पहले इसका जो सन इन लॉ जैरेड कुशनर, जो मिडिल ईस्ट का इंटरलॉक्यूटर था 2024 में, पिछले साल, उसने भी ये कहा था कि गाजा की जो प्रॉपर्टी है, वाटर फ्रंट इतना अच्छा है, इतना अच्छा मौसम है, इसको तो बहुत मजेदार रिजॉर्ट बनाया जा सकता है। और उसका आइडिया यह था कि गाजा में से फिलिस्तीनियों को निकाल करके नेजेव डेजर्ट, जो कि इजराइल के अंदर रेगिस्तान है, टेम्पररी रूप से इन सबको वहां भेज दो, गाजा को पूरा रियल एस्टेट रीडेवलप करो और उसमें से कुछ हाउसिंग फिर इनको वापस लाके यहां दे दो। अब ट्रंप का जो नजरिया है वैसा ही है। ट्रंप का कहना है कि इजिप्ट और जॉर्डन, ये दो देश हैं, ये करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख पैलेस्टीनियंस को ले ले तो आधा गाजा की आबादी वहां चली गई। आधा गाजा की आबादी को इजराइल में टेम्पररी कैंप्स में रख दिया जाए, पूरा गाजा की रीडेवलपमेंट हो, पैसा आए अरब एमिरेट से, सऊदी अरेबिया से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने और इनफैक्ट बहुत बहुत बड़ा बिजनेस बने। बहुत बहुत शुक्रिया सचदेवा साहब इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये है ट्रंप का फॉर्मूला। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, आज गणतंत्र दिवस पर जो खास चीज थी, जिसकी पूरी दुनिया की नजर जिस पर थी, उस पर हम बात करेंगे। 76वां गणतंत्र दिवस और मुस्लिम देश मेहमान। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला जिस वक्त कर्तव्य पथ पहुंचा है, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पहुंचे हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे उन्हें रिसीव करने के लिए। हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, गणतंत्र के 75 वर्ष संविधान के। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शक दीर्घा की तरफ उन्होंने रुख किया, लोगों का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। लेकिन जब पीएम मोदी पहुंचे तो आकर्षण का केंद्र सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अत्याधुनिक गाड़ी थी। उस गाड़ी की खासियत आप जानेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जिन्हें शानदार सुरक्षा की भी जरूरत है, पीएम मोदी की रेंज रोवर सेंटिल एसयूवी से चलते हैं। पीएम मोदी, पीएम की रेंज रोवर सेंटिल पूरी तरह से अत्याधुनिक है और असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड, आईडी हमलों का भी इस पर असर नहीं होता है। एसयूवी को टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी लैंड रोवर ने बनाया है। इसे आम रेंज रोवर गाड़ी से बहुत ज्यादा सुरक्षित है। पीएम की सुरक्षा को लेकर इसमें कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। बम धमाके के हमले में भी गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित रहती है और खिड़कियां बख्तरबंद शीशे की बनी हुई है। ऐसे शीशे पर गोली का असर नहीं होता है। कार पर विस्फोटक या फिर केमिकल हमले का भी असर नहीं होता है। टायर पंक्चर होने पर भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। यह इसकी खासियत। पंचर होने के बाद भी 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। गाड़ी में खास पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से पीएम बिना गाड़ी से उतरे ही लोगों से भी बात कर सकते हैं। इसमें सायरन और खास इमरजेंसी लाइट्स भी लगी हुई है। मोदी की रेंज रोवर पावरफुल इंजन से लैस है और किसी भी स्थिति में आसान यात्रा सुनिश्चित करती है। सिर्फ 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड 193 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज रोवर सेंटिनल आम कार की कीमत करीब 2 करोड़ है, लेकिन पीएम मोदी की ये जो हाईटेक गाड़ी है ये 10 करोड़ रुपए की है।
देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए उससे कोई कोताही नहीं बरती जाती। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद। देखिए जरा, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो ये जो नजारा था आसमान में, ये अद्भुत था। B-17 B-5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते। Sukhoi 30 Air Dominance Fighter Acting Commander Parvinder Singh Chehra. This mission design has made a high Satluj formation. Super Hercules aircraft is the C-17 Globemaster. समय Led by Group Captain Sandeep Pijhawan, mentioned in dispatch. तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली जब आसमान में ये तस्वीरें लोगों ने देखी। लेकिन अब आपको बताऊं, इसके अलावा देखिए, जिस पर नजर थी वो थी ब्रह्मोस। कर्तव्य पथ पर जब ब्रह्मोस पहुंची तो हर शख्स ब्रह्मोस को देख रहा था, क्योंकि ब्रह्मोस की मांग अब पूरी दुनिया में हो रही है। बहुत से दो देश हिंदुस्तान से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं और खरीद रहे हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आगे बढ़ रही है इस समय। उसके अलावा जो खास थी वो थी प्रलय। इसे DRDO ने बनाई है, भारतीय अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन DRDO, उसने तैयार की है ये प्रलय मिसाइल। तो आइए अब आपको बताऊं इस प्रलय की खासियत क्या है। जैसे ही ये कर्तव्य पथ पर पहुंची, पड़ोसी जो थे उनके यहां प्रलय आ गई। देखिए इसकी खासियत क्या है। ये है प्रलय। भारत ने पहली बार दुनिया को इसकी झलक दिखाई है। इस प्रलय की 76वें गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रलय मिसाइल शामिल की गई। प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इसे विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी से तैयार है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। सतह से सतह पर मार करने की क्षमता रखती है ये। प्रलय की रेंज है 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हमला कर सकती है। इसकी रफ्तार ही इसे और ज्यादा घातक बना देती है। 500 से लेकर 1000 किलो वजन के साथ जाती है और टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता इसकी 10 मीटर है। हमले के 10 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रलय मिसाइल रात में भी हमला कर सकती है और इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा है जो रात में हमला करने में इसकी मदद करता है। उड़ान के दौरान कलाबाजियां करने में भी सक्षम है ये है इसकी खासियत। इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देने में सक्षम है। इसे चीन की सीमा पर भी तैनात किया जा सकता है। अगर LAC के पास से इसे दागा जाए तो चीन के बंकरों, तोपों, बेस को खत्म करने में समय नहीं लगेगा। यह है प्रलय की खासियत। लेकिन इस बीच वहां कई तोपें भी दागी गई, 21 तोपों की सलामी दी गई। ये आप देख रहे हैं। हर बार गणतंत्र दिवस के मौके पर ये तस्वीर आप देखते हैं और इसकी खासियत यह है कि ये भी मेड इन इंडिया है। और भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दुनिया भारत को बधाई और शुभकामनाएं दे रही थी। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रशिया। सबसे पहले देखिए अमेरिका से जो संदेश आया, भारत अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये 21वीं सदी का निर्णायक संबंध होगा। भारत के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। भारत के लोग संविधान अपनाने का जश्न मनाते हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेंगे।
रूस से जो संदेश आया, पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा। भारत रूस संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर है। भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक विकास को आगे बढ़ाया है, विश्व मंच पर एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। इजराइल का संदेश था, भारत की सरकार और जनता को शुभकामनाएं देता हूं। भारत का एक विश्व शक्ति के रूप में तेजी से उदय हुआ है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमारी महान साझेदारी को और मजबूत करेंगे। फ्रांस ने बधाई दी, भारतीय मित्रों को 76वें गणतंत्र की शुभकामनाएं। फ्रांस आपकी समृद्ध विरासत और निरंतर प्रगति को देख रहा है। इस जश्न में भी हम आपके साथ खड़े हैं। चीन का मैसेज था, 76वें गणतंत्र दिवस पर सभी भारतीयों को बधाई। दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। ये चारों तरफ से भारत को बधाई संदेश मिले, लेकिन सुर्खियों में जो सबसे ज्यादा रहा वो थे भारत में आए मेहमान। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त राष्ट्रपति विदेशी मेहमान के साथ बग्घी में पहुंची हैं। लंबे वक्त तक ये परंपरा रही कि राष्ट्रपति बग्घी से ही गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचते हैं और उनके साथ वो मेहमान भी होते हैं जो राष्ट्रपति भवन से बग्घी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक आते हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह तस्वीर जिस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं कर्तव्य पथ पर। गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर, देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और जब जिस देश का मेहमान आता है उस देश की भी एक टुकड़ी परेड में शामिल होती है। ये आप देख रहे हैं इंडोनेशियन आर्मी। और आइए अब आपको बताऊं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भारत आना, इसके मायने क्या है। 76वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि। मोदी सरकार ने प्रोबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि बनाया। सुबियांतो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति जो चीफ गेस्ट बने। दरअसल सुबियांतो को मुख्य अतिथि बनाने के कई मायने। सुबियांतो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया में मुसलमानों की आबादी करीब 27 करोड़ है। नरेंद्र मोदी सरकार इससे दुनिया को एक मैसेज देना चाहती है। मुस्लिम बहुल देश बांग्लादेश से रिश्ते में सुबियांतो कारगर हो सकते हैं। सुबियांतो की मौजूदगी पाकिस्तान की मुश्किल भी बढ़ा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार भारत को मुस्लिम विरोधी भी बताता है। विशेष अवसर सुबियांतो एक और वजह से चर्चा में है। दरअसल सुबियांतो भारत के बाद पाकिस्तान नहीं जाएंगे। खबर यह है कि भारत के दबाव के बाद पाक का दौरा टाला है उन्होंने। उनका यह फैसला भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है और सुबियांतो के इस फैसले के बाद पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पाक ये कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया है। यह बदला पाकिस्तान की बांग्लादेश नीति का है और क्योंकि पाक की बांग्लादेश नीति से भारत खुश नहीं है और इसलिए भारत यह दिखा रहा है वो क्या क्या कर सकता है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते बहुत गहरे हैं। पहले गणतंत्र यानी पहला जो गणतंत्र दिवस पर भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे भारत, उस वक्त इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो चीफ गेस्ट थे। दरअसल भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक रिश्ते गहरे हैं और इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश है लेकिन हिंदू धर्म के काफी करीब है। ये जरा आखिर जो इंडोनेशिया से आए हैं वो भी भारतीय फिल्में देखते हैं, उसके शौकीन भी हैं। एक फिल्म का गाना भी गुनगुना रहे हैं, हिंदी फिल्म का सुनिए जरा। और जिस वक्त समारोह की समाप्ति हुई, प्रधानमंत्री हमेशा की तरह जब वो जाते हैं तो उसके बाद
दर्शक दीर्घा की तरफ लोगों के बीच जरूर जाते हैं। प्रधानमंत्री की फैन फॉलोइंग ऐसी है। अब आपको बताऊं कि आखिर आज गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। सीधे और सरल शब्दों में आज के दिन देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन कुछ और चीजें जो संविधान से जुड़ी हुई है वो आपको बताता हूं कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा है। भारत का संविधान हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज है। संविधान की 2 कॉपी हाथ से लिखी गई। इसे हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया। अंग्रेजी कॉपी में 1,17,369 शब्द लिखे गए। इसे लिखने में सोचिए 254 कलम की निब का इस्तेमाल हुआ। संविधान की असली कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में है और यह कॉपी हीलियम के बॉक्स में रखी गई है जिससे खराब ना हो। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा है। अंतिम रूप देने से पहले संविधान पर चर्चा और बहस हुई थी। तब इसमें 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए थे और इस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और इन सदस्यों में 15 महिलाएं सदस्य भी थी। 10 देशों के संविधान की अच्छी बातों को इसमें शामिल किया गया। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हिंदुस्तान का संविधान माना जाता है, जो हर मामले में सबसे बेहतर है और हर नागरिक को बराबरी से रहने और जीने की आजादी देता है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी झंडा फहराया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल को आप देख रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 75 वर्षों की हमारी यह शानदार यात्रा हम सबको संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ रही है। भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, आपस में बंधुता के सूत्र में जोड़ने का हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, बिना भेदभाव के न्याय मिले, उन्हें शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो और आपस में जुड़ करके पूरा भारत एकता के सूत्र में बंध करके अपने देश के समृद्धि के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचे। यह प्रेरणा भारत का संविधान हम सब भारतवासियों को प्रदान करता है। हमारा यह देश अपने संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूरा करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने जो एक लक्ष्य है कि विकसित भारत का निर्माण करना। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं दिल्ली। और दिल्ली में सियासी पारा हाई है क्योंकि लड़ाई करने वाले धुरंधर मैदान में बढ़ते चले जा रहे हैं। अब केजरीवाल बनाम ओवैसी की अलग लड़ाई शुरू हो गई है। केजरीवाल का वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है दिल्ली का, और उस वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी जमकर बीजेपी से ज्यादा केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि मुस्लिम वोट केजरीवाल पर हमला करने से ज्यादा आएंगे। अगली तस्वीर देखिए। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह प्रचार कर रहे हैं, केजरीवाल के करीबी, और ओखला से चुनाव लड़ रहे हैं अमानतुल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी ने, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ओवैसी ने उतारा है जिस कैंडिडेट को, शफाउर रहमान ओखला से उम्मीदवार है, लेकिन अमानतुल्लाह पर हमला हुआ किया जा रहा। सुनिए। सबका, जावेद साहब का और उनके सारे साथियों का, सबका दिल्ली का चुनाव दिलचस्प हो गया है।
अब तक बीजेपी ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रखी थी, अब ओवैसी की एंट्री ने केजरीवाल की रातों की नींद उड़ा दी है। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी। मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। आरएसएस से निकले हैं, एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली में उम्मीदवार उतारे हैं। दिल्ली के ओखला और मुस्तफाबाद में जोर आजमाइश कर रहे हैं। दोनों सीटें मुस्लिम बहुल हैं, यहां से मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। दोनों पर कांग्रेस, आप और एमआईएम ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। एमआईएम के दोनों उम्मीदवार दंगे के आरोप में जेल में हैं। ऐसे में उनके साथ जनता की सहानुभूति भी है, इसलिए केजरीवाल के खेमे में जबरदस्त घबराहट है। बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहा गया था दिल्ली रंगों में, ये आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहते। अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई और ज्यादा तीखी होती जाएगी, क्योंकि अभी नजर असदुद्दीन ओवैसी की भी मुस्लिम वोट पर है और आम आदमी पार्टी की भी। दिल्ली के ओखला में चुनाव दिलचस्प हो गया। ओखला से अमानतुल्लाह खान, आपके उम्मीदवार, अमानतुल्लाह तीसरी बार यहां से किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने उनकी हालत खराब कर दी। ओवैसी ने यहां से शफाउर रहमान को टिकट दिया है। यह है शफाउर रहमान, और ओवैसी खुद इनका प्रचार भी कर चुके हैं। ओवैसी के प्रचार से अमानतुल्लाह बौखलाए हुए। अमानतुल्लाह ने ओवैसी पर सीधा हमला बोला, कहा ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, अपना उम्मीदवार उतारकर वोट बांटना चाहते हैं। दंगे के दौरान ओवैसी गायब थे, अब रहनुमा बन रहे हैं। ओखला की जनता को सोचना है कि कौन उनका हमदर्द है। ओवैसी उम्मीदवार उतारकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। दरअसल पिछले दिन ओवैसी ने प्रचार किया। यहां प्रचार में ओवैसी ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला, मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। कहा था हमारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, हम अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, किसी के फायदे के लिए नहीं। हमारा मकसद समाज के हाशिए पर खड़े लोगों तक पहुंचना है, जो केजरीवाल और उनकी पार्टी अब तक नहीं कर पाई। इसलिए आप भावनात्मक बातें ज्यादा कर रही है। ये लोग मुसलमानों का वोट लेकर चुनाव जीतते हैं, हमारे लिए मुस्लिम वोट बैंक नहीं, एक मजबूत अकलियत है, ओवैसी कह रहे हैं। दरअसल ओखला मुस्लिम बहुल होने की वजह से सुर्खियों में है। यहां से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम का उम्मीदवार मुसलमान है। पिछले 2 बार से यहां से अमानतुल्लाह खान चुनाव जीतते रहे। एआईएमआईएम को लगता है कि वो इस सीट को जीत सकती है, इसलिए ओवैसी की पार्टी अमानतुल्लाह पर हमलावर है। आज एआईएमआईएम विधायक माजिद हुसैन ने हमला किया और कहा अमानतुल्लाह खान की कोई हैसियत नहीं। अमानतुल्लाह शक्ति कपूर जैसी शख्सियत है जिसने वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए। अमानतुल्लाह खान चोर और धोखेबाज हैं। तो सोचिए भाषा का स्तर कहां तक आ गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव कितना कांटे का हो गया। सुनिए जरा। मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जेल को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरे बराबर? बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहा गया था दिल्ली रंगों में, ये बताओ कहां है? ये आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है। आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। सूरत से शक्ति कपूर दिखने वाले, अब तू बोलेगा, अब तू असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बोलेगा। वक्फ बोर्ड के जमीनों पे जीने वाले शक्ति कपूर, अरे बट्टेबाज, चोर, तेरी हैसियत, तेरी औकात मेरे सदर के जूती बराबर नहीं है। तो हमें बोलेगा उस अरविंद केजरीवाल का जरखेज गुलाम है जो हमारे दिल में अपने आप के लिए नफरत रखता है। और तू हमसे बात करेगा
बात तो ऐसा कर रहा था, ऐसा अपने आप को समझ रहा है कि ओखला का हीरो है। आईने में जाके गौर से देख, तेरी सूरज शक्ति कपूर जैसी है। तो देखिए स्तर कहां से कहां तक आ चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलता हूं महाकुंभ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो शख्सियतें पहुंच रही हैं। महाकुंभ में हर रोज लाखों लोग पहुंच रहे हैं। अमृत स्नान आने वाला है 29 तारीख को। अब सबसे पहले देखिए बॉक्सर मैरी कॉम पहुंची है महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। वर्ल्ड चैंपियन है मैरी कॉम, जो महाकुंभ में पहुंची और महाकुंभ में पहुंचकर मैरी कॉम ने स्नान किया। मैरी कॉम के बाद देखिए जरा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें लोग पहचान न ले इसलिए चेहरा छिपा कर पहुंचे हैं वो। और उसके बाद उन्होंने संगम में डुबकी लगाई रेमो ने। ये वो तस्वीर है, किसी तरह वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें पहचाने और उनके चारों तरफ भीड़ जमा हो जाए। झोला तो जाएगा पीछे छोड़े, तो देखिए रेमो के लिए जहां लाखों लोग आ रहे हैं वहां उन्हें कोई ना पहचाने और सीधे वो संगम में डुबकी लगा ले, कैसे हुआ। शनिवार को बॉलीवुड एक्टर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा महाकुंभ में पहुंचे। उन्होंने काले कपड़े से अपने चेहरे को ढका ताकि पहली नजर में उन्हें कोई पहचान ना सके। संगम किनारे सीढ़ियों पर गुजरते वक्त एक महिला ने उन्हें पहचान लिया। महिला ने रेमो डिसूजा को रोकना चाहा, लेकिन वो आगे बढ़ गए। रेमो ने कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिया और एक आम श्रद्धालु की तरह महाकुंभ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद आम श्रद्धालु की तरह ही महाकुंभ में उन्होंने नाव की सवारी की। महाकुंभ यात्रा के बाद अब रेमो डिसूजा ने अपना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हाथ में बैग लेकर महाकुंभ में घूमते हुए भी नजर आए। संगम स्नान के बाद रेमो पत्नी के साथ स्वामी कैलाशानंद का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का प्रवचन सुना और फिर पत्नी के साथ आशीर्वाद भी लिया। भारतीय महिला बॉक्सर मैरी कॉम ने भी आज महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाई और इस दौरान उन्होंने कुंभ की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की सराहना की। सुनिए क्या कह रही हैं। And I'm glad to be here, of course, for Kumbh Mela. Okay? And अरेंजमेंट कैसे हैं? Arrangement इतना बढ़िया है तो मैं I don't have any words. Okay? People are crazy for this Kumbh Mela. प्रधानमंत्री Okay. पीएम को लेकर क्या कहेंगी? PM साहब इतना अच्छा किया। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और योगी जी मुमकिन कर सकते थे, बस इतना ही कहेंगे। आइए कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको महाकुंभ की। बाबा बागेश्वर महाकुंभ में गणतंत्र दिवस का मौका था तो बाबा भी तिरंगे के साथ थे। महाकुंभ के रंग भी चारों तरफ छाए हुए हैं। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं महाकुंभ में कबूतर वाले बाबा छाए हैं, जिनके साथ हमेशा कबूतर रहता है। जूना अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल बीजेपी के एक नेता जो है वो महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। बीजेपी के नेता 9 महामंडलेश्वर जूना अखाड़े ने बनाए हैं और इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी। सवाल यह है कि आखिर इतने लोग कैसे महामंडलेश्वर बन रहे हैं, इसका तरीका क्या है? क्या ये इतना आसान है? कोई भी महामंडलेश्वर बन सकता है? एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह है योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हुए योगी के नेता
जो विधायक भी हैं वो महामंडलेश्वर बन गए। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बीजेपी के नेता भी महामंडलेश्वर बन गए, महाकुंभ में पहुंचे थे। तो आपको बताऊं क्या इतना आसान है महामंडलेश्वर बनना, और कैसे कोई इंसान महामंडलेश्वर बन सकता है। कहते हैं यहां तक पहुंचने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत बलिदान करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से ममता कुलकर्णी को लेकर एक बवाल हुआ, बीजेपी के नेता अब महामंडलेश्वर बन गए। सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है महामंडलेश्वर का। यह पद अखाड़ों में सबसे बड़ा और सबसे अहम जिम्मेदारी भरा होता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए व्यक्ति में वैराग्य और संन्यास होना चाहिए। उसका परिवार के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसमें उम्र की सीमा नहीं, लेकिन संस्कृत वेद पुराणों का ज्ञान जरूरी है। महामंडलेश्वर बनने के लिए अखाड़ों में आवेदन करना होता है। इसके लिए आवेदक का मठ या सनातन धर्म के गुट से जुड़ा होना जरूरी है। वो जिस जगह से जुड़ा है वो संस्था समाज कल्याण का काम करती हो। कोई भी जो 10 से 12 साल से कथावाचक है वो आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद अखाड़े आवेदक की योग्यता की जांच करते हैं। सभी जांचों में सफल होने के बाद खुद का पिंडदान करना होता है। पिंडदान करने के बाद महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक होता है, और इस पट्टाभिषेक में सभी 13 अखाड़ों के संत और महंत मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में महामंडलेश्वर को चादर भेंट की जाती है और दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना पंचामृत बांटा जाता है। नियम तोड़ने पर या जिम्मेदारी ना निभा पाने पर पद वापस ले सकते हैं। यह है महामंडलेश्वर का पद लेने का तरीका और सफर। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। संत बनना अलग है और हो जाना बहुत अलग है। संत बनना बहुत सरल है कि आप भी एक काम करो जैसे उन्होंने किया है, तो आप भी एक काम करो, बढ़िया भगवा रंग के कपड़े पहन लो, एक रुद्राक्ष की माला पहन लो हो गए आप भी महामंडलेश्वर। ये बनना है। हो जाना अलग है। होना अंदर से प्रकट होता है। जैसे घी मक्खन से प्रकट, दही से प्रकट होता है, मक्खन से घृत प्रकट होता है, वैसे ही संतत्व भी अंदर से प्रकट होता है। किसी के कहने पर, पॉपुलरिटी पर, आर्थिक संपन्नता पर, इकोनॉमी संपन्नता पर आप संत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो ये महान है कि आप सब कुछ हो सकते हैं। आप धन के बल पर सब कुछ हो सकते हैं और पॉपुलैरिटी के बल पर आप सब कुछ हो सकते हैं, पर आप संत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संत हुआ नहीं जाता है, संत तो बना जाता है। और संत बनने के लिए संत बना नहीं जाता, संत हुआ जाता है। और होने के लिए अंदर से आपको वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, भगवान। अब आपको बताता हूं कि महाकुंभ चलना है 26 फरवरी तक। उससे पहले कई बड़े स्नान होने, अमृत स्नान होना है। कई अमृत स्नान है। आपको बताऊं कि अब अगला अमृत स्नान कब होने वाला है। देखिए जरा, अभी कई अमृत स्नान है। पहला अमृत स्नान होना है 29 तारीख को। जी हां, 29 जनवरी को होना है अभी अगला अमृत स्नान। इससे पहले हो चुके अमृत स्नान। उसके बाद 29 जनवरी के बाद चौथा अमृत स्नान होगा 3 फरवरी को। 29 को मौनी अमावस्या भी है, इसलिए माना जा रहा है 5 करोड़ से ज्यादा लोग 29 जनवरी को पहुंचेंगे। इस सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 29 तारीख को इतने लोग पहुंचेंगे। 3 फरवरी को चौथा अमृत स्नान है, 12 फरवरी को 5वां अमृत स्नान होगा, और आखिरी अमृत स्नान 26 फरवरी को छठा अमृत स्नान होगा। और इसके बाद महाकुंभ का आखिरी दिन होगा ये 26 फरवरी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।